हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्थिर वैद्युत का एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लेते हैं। तो द्विध्रुव क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। तो यदि कोई समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश, जैसे यहाँ पे देखिए क्यू है, ये भी क्यू है लेकिन ये माइनस है और ये प्लस क्यू है, ये दोनों आवेश यदि अल्प दूरी पे स्थित हो तो यह व्यवस्था द्विध्रुव कहलाती है। यानी कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसको द्विध्रुव कहते हैं। और इस द्विध्रुव की लंबाई तथा आवेश के परिमाण के गुणनफल को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये द्विध्रुव आघूर्ण है, पी से इसको सूचित किया जाता है। तो पी बराबर आवेश इंटू लंबाई। ये सारा चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके साथ साथ एक और भी पता होना चाहिए चीज़ कि यदि कहीं कोई आवेश रखा हुआ है और उससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है पी, तो उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। Q मतलब जो आवेश रखा हुआ है और R उसकी दूरी यानी कि दूरी का स्क्वायर। ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में आता है पहले से, तब आपको ये पूरा के पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये द्विध्रुव है, लाल कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसकी लंबाई 2L है, आधा लंबाई L, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई L। इसका जो बीच केंद्र वाला भाग है उसका नाम हम लोग O रख दिए हैं। और इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को जगह है समझने के लिए निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम आप लोग को समझा देते हैं कि यदि ये कोई सदिश है ए वेक्टर, ठीक है, यस, इसी ए वेक्टर को हम अगर इस तरह से लिखें ए वेक्टर, तो इसका ये वाला जो है ये अक्ष है, और दूसरा अगर सदिश इस दिशा में रखते हैं बी वेक्टर, तो इस सदिश का हम दो घटक निकाल सकते हैं। एक बी वेक्टर का ए के साथ अक्षीय सदिश निकाल सकते हैं, अक्षीय घटक, और ये निकाल सकते हैं निरक्षीय घटक। एक इसके अक्ष के साथ अक्षीय घटक होगा, दो घटक इसका होगा, एक ये वाला घटक। ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ए के साथ अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो इसी तरह से बी यदि यहाँ पे रहे तब भी ये दूसरा थीटा हो जाएगा थीटा 2। तो इसके साथ जो कोण, इसके साथ जो इसका घटक आएगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा 2, और ये इसके साथ जो आएगा वो बी साइन थीटा 2। लेकिन यदि ये वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर ठीक इसके लंबवत हो जाए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के निरक्षीय स्थिति में है, क्योंकि उसका अक्ष के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका अक्षीय घटक जो है वो शून्य है, अक्षीय घटक इसका शून्य है, इसका अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि निरक्षीय का मतलब होता है द्विध्रुव के लंबवत किसी रेखा पर स्थित बिंदु हो कोई, तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो ये हमारा हो गया द्विध्रुव, और ये द्विध्रुव के अक्ष है। तो बिंदु अक्ष पे न होके इसके लंबवत किसी रेखा पे स्थित है, निरक्ष पे। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु सी स्थित है और इसी बिंदु पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि ये भी एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2L मान लिए हैं। बिंदु C पर, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिंदु C है। अब बिंदु C पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग को निकालना है तो बिंदु C पे तो प्रभाव पड़ेगा एक बार माइनस क्यू का और प्लस क्यू का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और दोनों तीव्रताओं को अगर हम जोड़ देंगे तब हमको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि धन आवेशित कोई वस्तु हो तो उससे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रेखाएँ जो होती है वो निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ से ये दूर भागता हुआ विद्युत क्षेत्र दिखाई देगा।
तो बी बिंदु पे स्थित प्लस क्यू है और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी, जिसका हम नाम रखें ई बी, उसकी दिशा इस दिशा में होगी। और ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश, तो ऋण आवेशित वस्तु में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, तो यहाँ से ये नीचे की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो ए बिंदु पे स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसकी दिशा ये हो जाएगी। तो एक ये हो गया ई बी और एक ये हो गया ई ए। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वही बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और उसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और एक इधर है और एक इधर है, बीच का एंगल भी हम लोग को नहीं पता है, तो जोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटक में तोड़ देते हैं, एक ये वाला घटक और एक ये वाला घटक। उसी तरह से ये वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई ए है, इसको भी दो घटक में तोड़ देते हैं, एक ये और एक ये। तो ऐसा करने से होता क्या है कि एक जो है घटक इसका द्विध्रुव के लंबवत हो जाता है और एक द्विध्रुव के प्रति समांतर हो जाता है, विपरीत दिशा में प्रति समांतर हो जाता है दोनों घटक। तो इस तरह से हम लोग करते चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिंदु सी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो चूंकि प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पे स्थित है, इसलिए इसका हम नाम रख दिए हैं ई बी। ई बी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई ये नीचे वाला क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नीचे होता है वो दूरी का वर्ग होता है। तो दूरी देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये बिंदु सी है और ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये सी जो है ये केंद्र से कितने दूरी पे स्थित है, आर दूरी पे स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आर है, और ये वाला जो है वो एल है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि लंबवत रेखा पे स्थित है बिंदु सी। तो अगर हम इसको लंब माने, इसको आधार माने, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं से हम लोग दूरी निकाले हैं। तो बिंदु सी और बी के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या लिया गया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो दूरी हो गया। अब इस दूरी को क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फार्मूला भी बता दिए हैं कि किसी आवेश से आर दूरी पे स्थित कोई बिंदु होगा तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करने का मतलब दूरी का स्क्वायर, जो दूरी होगा उसका वर्ग कर देना है। इसको आगे बढ़ाएं तो ई बी बराबर 1/4πε0 क्यू बाई, यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी तरह बिंदु सी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसका नाम सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे ई बी ना हो के ई ए हो जाएगा, ई ए। ई बी तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे ई ए है। तो ई ए क्योंकि माइनस क्यू आवेश जो है वो ये बिंदु पे स्थित है, इसलिए इसका नाम ई ए हो जाएगा, गलती से लिखा गया। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई, यहाँ पे भी देखिए दूरी, फिर से आपको समझाना चाहें दूरी के बारे में। तो यहाँ पे भी ए और सी के बीच की दूरी जो है वही हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे, तो ये वाला जो लंब है वो तो आर ही है, और आधार फिर से देखिए एल ही है। तो आधार स्क्वायर और प्लस कर्ण का स्क्वायर को लंब का स्क्वायर को अंडर रूट करते हैं तो हम लोग को कर्ण का मान निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ई ए बराबर 1/4πε0 क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग बना लिए हैं। अब आगे देखिए क्या किया जाता है इसमें। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाए, इधर आप लोग देख सकते हैं। समीकरण 1 ई बी बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 भी देख लीजिए, ई ए बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 में एक चीज़ आप लोगों को बराबर दिखाई दे रहा होगा, दोनों का जो दायां पक्ष है वो बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएगा बायां पक्ष। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ई ए बराबर ई बी। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब ई ए बराबर ई बी है तो ई ए कॉस थीटा बराबर ई बी कॉस थीटा हो जाएगा, ई ए साइन थीटा बराबर ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही बात पे फिर से आते हैं। अब बिंदु सी पर सभी विद्युत क्षेत्र को पी वेक्टर के समांतर यानी कि अक्षीय तथा लंबवत यानी कि निरक्षीय घटकों में विभाजित कर देते हैं। जैसे देखिए फिर से यहाँ पे समझते हैं,
ये है पी वेक्टर की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो पी वेक्टर ये है और विद्युत क्षेत्र किधर है, एक की दिशा इधर है दूसरे की दिशा इधर है। जोड़ना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको विभाजित करेंगे घटकों में। किस प्रकार से, तो पी वेक्टर के लंबवत और समांतर दो घटकों में विभाजित करेंगे। तो ये वाला यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये वाला ई ए है तो जिधर थीटा होता है उधर हो जाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा। फिर ये ई बी वेक्टर है और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा संगत कोण से। तो जिधर कोण है उधर थीटा, तो ये वाला भी हो जाएगा घटक ई बी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा ई बी साइन थीटा। यहाँ पे देखिए एक ई ए कॉस थीटा भी इसी दिशा में आया, ई बी कॉस थीटा भी इसी दिशा में आया, दोनों एक ही दिशा में कॉस थीटा वाला घटक। और ये ई बी साइन थीटा है और ये ई ए साइन थीटा है, ये ई बी साइन थीटा और ये ई ए साइन थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ई बी साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि बताया गया अभी कि ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों बराबर है और दोनों की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब बच गया कौन, तो ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, यही दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का अंतिम परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय घटक एक दूसरे को समाप्त कर देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परिमाण में समान है परंतु विपरीत दिशा में है। तो इसलिए ई निरक्षीय जो है वो हो जाएगा जीरो। निरक्षीय करने का मतलब लंबवत घटक, परंतु क्षैतिज घटक ई ए कॉस थीटा तथा ई बी कॉस थीटा एक ही दिशा में है, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो जोड़ना काफ़ी आसान होता है, आसानी से बीजगणित द्वारा जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो ई बराबर निरक्षीय प्लस अक्षीय, दोनों को जोड़ देना है। निरक्षीय चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि जीरो है, और अक्षीय कैसे जोड़ेंगे, तो अक्षीय में कौन कौन है, तो एक है ई ए कॉस थीटा और एक है ई बी कॉस थीटा, दोनों को जोड़ देना है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों बराबर है। अभी ऊपर देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ई ए कॉस थीटा बराबर ई बी कॉस थीटा, ये साइन थीटा बराबर ई बी साइन थीटा, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ई ए कॉस थीटा आई बी कॉस थीटा भी तो बराबर ही है ये दोनों आपस में, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा यानी कि 2 ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई बराबर 2 ई ए कॉस थीटा। एक बात और आप लोगों को बता दें, अभी हम ये जो निकाल रहे हैं अभी केवल परिमाण का बात कर रहे हैं, दिशा इसमें अब नहीं दर्शाया गया है अभी। बराबर, अब फिर से ई बराबर हो जाएगा 2, तो 2 गुना किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से उठा है, तो ये ई ए का वैल्यू है, ई ए का वैल्यू इतना है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ई ए बराबर ई बी बराबर इतना, यानी कि ई ए और ई बी दोनों का मान बराबर है जो कि इतना के बराबर है। तो ई ए के जगह पे हम क्या ले लिए, ये पूरा वैल्यू इसका। अब एक चीज़ और आप लोगों को समझना है, त्रिभुज ए सी ओ में फिर से हम लोग पहुँचते हैं त्रिभुज ए सी ओ में। त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए सी ओ में देखना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये थीटा लिए हैं तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण, तो आधार एल, कॉस थीटा बराबर आधार एल अब बटा में अंडर रूट कर्ण का मान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार बटा में कर्ण। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला में अभी बीच में एक कॉस थीटा आ रहा था 2 ई ए कॉस थीटा, तो 2 वैल्यू चाहिए नहीं, ई ए का वैल्यू पता ही है। अब कॉस थीटा का जरूरत था वो भी अब हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो त्रिभुज ए सी ओ में कॉस थीटा बराबर एल बाई अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो रहा है। अब क्या करेंगे, ई बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और एल गुना करेंगे, क्यू एल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका पावर 1 है और ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, और इसको दोनों को गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, और पावर जब जुड़ेगा तो 1 प्लस 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब हम लोग को यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि हम लोग जानते हैं
कि जो एल है, एल वो आर की तुलना में बहुत छोटी है, क्योंकि द्विध्रुव का मतलब ही होता है माइनस ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश, दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी होनी चाहिए। दोनों अल्प दूरी पे रखे हो तब उसको द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये जो एल है वो काफ़ी छोटा होता है आर की तुलना में, तो ये जो है आर की तुलना में बहुत 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 छोटी है। इसके कारण हम एल का वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, आर की तुलना में इसको नगण्य मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0, और यहाँ से 2 को अंदर लगाए हैं तो 2qL/r² अब प्लस में एल के जगह पे 0 का स्क्वायर का पावर 3/2। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे शुरुआत में बेसिक पॉइंट्स में हम ये भी बताए थे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है पी वेक्टर से सूचित किया जाता है, और इसका मान होता है 2qL। 2qL मतलब कैसे हो गया, q आवेश और 2l उसकी लंबाई है। तो द्विध्रुव की लंबाई और आवेश के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसलिए ई बराबर हो गया 1/4πε0 और 2qL का वैल्यू क्या लिख दे, p, और नीचे क्या है r² प्लस में 0 तो खत्म हो गया, का होल पावर 3/2। तो ये दोनों पावर आपस में गुना होगा तो 2 और 2 कट जाएगा। ई बराबर हो गया 1/4πε0 p/r³। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम इसको यदि सदिश के रूप में लिखना चाहें तो ई वेक्टर बराबर होगा -1/4πε0 p/r³। ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि एक द्विध्रुव, यहाँ पे ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इसके कारण जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो इस दिशा में थी। आप लोग देख सकते हैं, एक ई ए cos थीटा और एक ई बी cos थीटा, दोनों इसी दिशा में, और दोनों को जोड़े तो परिणामी भी इसी दिशा में आया, क्योंकि जो लंबवत घटक था दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दिया था। ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था। और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर से इधर की ओर, माइनस से प्लस की ओर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, यानी कि ये द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। तो फॉर्मूला में अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण का यूज करते हैं पी वेक्टर, तो इसमें माइनस लगाना जरूरी है, तब जाके पता चलेगा कि ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विपरीत दिशा में प्राप्त हो रही है। इस तरह से हम लोग का सिद्ध हो गया। इतना आप लोगों को एग्जाम में करना होगा 5 नंबर प्राप्त करने के लिए। और यहाँ तक में यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, आगे हम इसको फिर से दूसरे वीडियो में जहाँ पे डाउट होगा उसको फिर से समझा दिया जाएगा।